आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक दिन एक शिफ्ट में होगी यूपीपीएससी परीक्षा, फिर क्यों नहीं हट रहे प्रदर्शनकारी छात्र। कोविड में बढ़ाया था मदद का हाथ, अब पीएम मोदी को ये देश देगा अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। धुंध और कोहरे से बढ़ी यात्रियों की परेशानी, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 300 से अधिक उड़ानें ले। दिल्ली मेयर चुनाव के बीच कांग्रेस पार्षद ने दिया इस्तीफा, आपके कैंडिडेट का करेगी समर्थन। इजराइल के किनारे होते ही परवान चढ़ा सऊदी ईरान का जियोपॉलिटिकल रोमांस, चीन करा रहा पुराने दुश्मनों में दोस्ती। ईरान पर हमले से पहले इजराइल ने बता दिया सीक्रेट प्लान। चीन का नया J-35A स्टील्थ फाइटर उड़ाएगा अमेरिका की नींद, ड्रैगन के पास हुए 5वीं पीढ़ी के दो जेट। मुकेश अंबानी दुनिया के 100 ताकतवर उद्योगपतियों की फॉर्च्यून लिस्ट में इकलौते भारतीय। काफी सफल रहे कंगुआ के निर्देशक शिवा, और मैदान पर लौटते ही चमके मोहम्मद शमी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीसीएस प्री और आरओ के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को अभ्यर्थी और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई थी। इस बीच आक्रोशित अभ्यर्थी पुलिस की बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ गए थे। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान ले लिया। यूपीपीएससी ने पीसीएस प्री की परीक्षा का एक दिन में कराने का निर्णय लिया है, वहीं छात्र अभी भी हटने को तैयार नहीं है। आरओ को लेकर गतिरोध बना हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्र पीसीएस की तरह ही इस परीक्षा को भी एक दिन में कराने की घोषणा चाहते हैं। यूपी सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रयागराज में छात्रों की मांग का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपीपीएससी ने बड़ा निर्णय ले लिया है। सीएम योगी ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने के लिए कहा है। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया है। इस तरह सीएम योगी की पहल पर आयोग ने छात्रों के हित में निर्णय ले लिया है। कोरोना काल में भारत ने हर जरूरतमंद के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। पीएम मोदी ने अमेरिका समेत 150 देशों को मदद करते हुए दवाइयों की खेप भेजी थी। अब कोरोना में मदद करने के लिए पीएम मोदी को डोमिनिका अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने वाला है। डोमिनिका सरकार ने कहा है कि डोमिनिका राष्ट्रमंडल इस महीने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देने के लिए दिया गया है। डोमिनिकन प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि डोमिनिका राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष सिल्वेनी बर्टन 19 से 21 नवंबर तक युआना के जॉर्ज टाउन में होने वाले आगामी भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे और धुंध के कारण दिल्ली में दोपहर तक विजिबिलिटी कम रही, जिसका सीधा प्रभाव विमानों के संचालन पर पड़ा। धुंध के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से 300 से अधिक विमानों ने देरी से उड़ान भरी, जिस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज दिल्ली आने वाली करीब 115 से अधिक उड़ानें देरी से पहुंची और राजधानी दिल्ली के हवाई अड्डे से 226 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। अभी तक की स्थिति के अनुसार विमानों के आवागमन में लगभग 17 मिनट की देरी हो रही है। साथ ही उड़ान भरने वाले विमानों में औसतन 54 मिनट की देरी देखने को मिल रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये देरी खराब मौसम के कारण हो रही है या फिर किसी और वजह से हो रही है। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा किया। इसी बीच कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि मेयर चुनाव में वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। सबीला बेगम ने कहा है कि मेयर चुनाव से दूर रहकर हम भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी सांसद बंसूरी स्वराज ने कहा कि मतदान चल रहा है, भाजपा के सभी 7 सांसदों ने महापौर पद के लिए वोट डाल दिए हैं और बाद में हम डिप्टी मेयर के लिए भी वोट डालेंगे। अगर आज भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर चुन जाते हैं तो हम एमसीडी की निष्क्रियता को जारी नहीं रहने देंगे, जो आम आदमी पार्टी के अधीन है।
सऊदी अरब और ईरान को दुनिया लंबे समय से प्रतिद्वंदियों की तरह देखती रही है, लेकिन हालिया समय में दोनों के बीच मेल मिलाप देखने को मिला है। इस मेल मिलाप को कराने में सबसे अहम भूमिका चीन की है। दोनों देशों में इस करीबी की एक बानगी पिछले महीने देखने को मिली, जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। इजराइल के गाजा में हमले के बाद बदले पश्चिम एशिया के हालात में सऊदी और ईरान के नज़दीकी क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि ईरान सऊदी के बीच रिश्ते को बेहतर करने में चीन ने अहम रोल निभाया है, तो इजराइल की आक्रामकता भी इसकी वजह बनी है। ये संबंध 7 साल की करवाहट से टूट गए थे, अब सावधानी पूर्वक फिर से बनाए जा रहे हैं। सऊदी की राजधानी रियाद में हाल ही में हुए अरब इस्लामिक समिट में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की जगह आए उनके डिप्टी ने जमकर इजराइल पर हमला बोला था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी समिट को आड़े हाथों लिया। एक महीने के बाद स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। अमेरिकी चुनावों में जो बाइडेन की पार्टी चुनाव हार गई और अब वहां डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो रही है। इससे साफ है कि बाइडेन का दबाव अब बेकार हो गया है। अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बाइडेन यह प्रयास कर रहे हैं कि वह जाते जाते ट्रंप को अपनी बातें समझा सके। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है। ईरान ने अप्रैल और फिर अक्टूबर में एक साथ करीब 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने इसके जवाब में ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल तेहरान पर बड़ी कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीमित हमले के लिए ही हामी भरी। इजराइल कहीं ज्यादा बड़ी कार्रवाई ना कर दे, इसके लिए अमेरिका की ओर से सहायता में कमी की धमकी भी दी गई। दबाव में ही सही, इजराइल ने ईरान पर हमला सीमित दायरे में किया। चीन के शहर झुआई में रहे एयर शो में देश की एयरफोर्स ने J-35A स्टील्थ फाइटर को दुनिया के सामने पेश किया है। ये चीन की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। J-35A को हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। J-35A स्टील्थ फाइटर ने इसलिए भी दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि इसके साथ ही चीन 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान हासिल करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। चीन का ये नया विमान अमेरिका के F-35 के साथ काफी समानता रखता है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने J-35A को बनाया है। ये चीन के J-20 जेट के हल्के और अधिक किफायती विकल्प के रूप में सामने आया है। बड़े और लंबी दूरी के J-20 के उलट J-35A को अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चीनी एयरफोर्स के साथ ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए भी एक समाधान पेश करता है। विमान की खूबियां इसे एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है जो संभावित रूप से नौसेना के बढ़ते वाहक बेड़े को सहायता प्रदान करती है। मुकेश अंबानी रिलायंस समूह के मालिक और उनका शुमार देश के सबसे बड़े कारोबारियों में होता है। रिलायंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाकर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। जियो को लॉन्च कर उन्होंने देश के टेलीकॉम सेक्टर की शक्ल बदल दी है। देश के डिजिटलाइजेशन से विकास को भी बढ़ावा मिला है। रिटेल क्षेत्र में भी कंपनी नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर भी कंपनी जोर शोर से काम कर रही है। फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन लिस्ट 2024 में मुकेश अंबानी के अलावा दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क, पहले तो एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग दूसरे नंबर पर काबिज है। सत्या नडेला तीसरे, वॉरेन बफे चौथे और जेमी डीमन 5वें पायदान पर है। टिम कुक को सूची में 6ठा स्थान मिला है। वहीं मार्क जुकरबर्ग 7वें और सैम अल्टमन 8वें सबसे पावरफुल बिजनेसमैन है। मैरी 12 और सुंदर पिचाई क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर है। मुकेश अंबानी से ठीक पहले यानी 11वें पायदान पर अमेजॉन के जेफ बेजोस हैं। कंगुआ इस साल की बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के निर्देशक सिथुरथाई शिवा ने इससे पहले भी कई शानदार और सफल फिल्में बनाई हैं। काफी अहम रहे कंगुआ के निर्देशक सिथुरथाई शिवा। उनकी इन फिल्मों ने काफी कमाल किया है। साउथ सुपरस्टार सूर्या और बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म कंगुआ इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को जाने माने निर्देशक शिवा ने निर्देशित किया है, जिनका पूरा नाम शिव कुमार जयकुमार है।
हालांकि पेशेवर रूप से उनके उपनाम सिरुथाई शिवा के नाम से उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। वे एक निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और छायाकार है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा उद्योग में काम करते हैं। बतौर पटकथा लेखक अच्छा नाम कमाने वाले उन्होंने साल 2008 में फिल्म सौर्यम के साथ बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बतौर निर्देशक कई सफल फिल्में बनाई। गुरुवार को मध्य प्रदेश के खिलाफ मोहम्मद शमी ने 2.84 के इकोनॉमिक रेट से गेंदबाजी की और महज 54 रन खर्च कर 4 विकेट हासिल कर लिए। उन्होंने अपने इस प्रदर्शन से फैंस को काफी प्रभावित किया है। मैदान पर लौटते ही मोहम्मद शमी चमक पड़े। उन्होंने एमपी के खिलाफ रणजी मुकाबले में 4 विकेट लिए और अपना दमदार कमबैक किया। 2.84 के इकोनॉमिक रेट से गेंदबाजी की और महज 54 रन खर्च कर 4 विकेट भी हासिल किए। उन्होंने अपने इस प्रदर्शन से फैंस को काफी प्रभावित किया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट से उभरने के बाद मैदान पर वापसी कर चुके हैं। उन्हें बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच जारी रणजी मुकाबले में खेलते देखा गया। बुधवार को इस मैच के पहले दिन वह खामोश रहे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए।